नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल पे। तो साथियों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग उत्पाद सिपाही का आज पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं पेपर 2 का। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, माता का आंचल निम्न में से किस शिशु का चरित्र चित्रण है? राम भोला का, बम भोला का, तारकनाथ का या भोलानाथ का? तो बताइए, जो माता का आंचल है उसमें किस शिशु का चरित्र चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोलानाथ का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, यह उक्ति किस कहानी की है? तो आप सभी को बताना है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है आप सभी से, वो किस कहानी का पात्र है? तो ये हो जाएगा आपका माता का आंचल का, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, मृदंग क्या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का गीत है या एक प्रकार का संगीत है? तो बताइए, मृदंग क्या है? तो मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, शिव पूजन सहायक का नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके पिता उनके किस नाम से पुकारते थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जा रहा, शिव पूजन सहायक का नाम तारकेश्वर नाथ था, उनके पिता उन्हें किस नाम से पुकारते थे? राम भोला, भोलानाथ, तारकनाथ या शंकर राम? तो बताइए, शिव पूजन सहाय का पिता तारकेश्वर नाथ को किस नाम से पुकारते थे? तो ये पुकारते थे आपका उनको बोलकर भोलानाथ, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, माता का आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? यानी भोलानाथ अपने पिता को क्या कहते थे? पापा कहते थे, बाबूजी कहते थे या पिताजी या बड़का बाबूजी? तो बताइए, भोलानाथ जी अपने पिताजी को क्या कहते थे? तो वो कहते थे अपने पिताजी को बाबूजी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी? अमेरिका में, चीन में, जापान में या हिंदुस्तान में? तो बताइए, कहाँ पधारने वाली थी जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी? वो हिंदुस्तान पधारने वाली थी। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? तो फिलिप थे, डलहौजी थे, रिपन थे या मैकाले थे? तो बताइए, एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? तो एलिजाबेथ द्वितीय का पति थे आपका फिलिप, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी? अलेक्जेंडर का, रिपन का, एलिजाबेथ द्वितीय का या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी? तो अखबारों में चर्चा हो रही थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, रानी एलिजाबेथ दार्जी का परेशानी क्यों था? यानी रानी एलिजाबेथ से दार्जी का क्या परेशानी था?
उनकी पोशाक को लेकर, उनकी वेशभूषा को लेकर, या उनकी मेकअप को लेकर, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो बताइए दर्जी का क्या परेशानी था। तो दर्जी का यही परेशानी था उनको पोशाक के लेकर कि रानी एलिजाबेथ क्या पहनेगी और कब, इसके लिए दर्जी परेशान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर किसकी फौज तैयार हो गई थी। किसकी तैयार हो गई थी? दर्जी का, फोटोग्राफर का, नौकर का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किनकी फौज तैयार हो गई थी। तो ये फौज तैयार हो गई थी आपका फोटोग्राफर का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, छोटे छोटे हाथ जोड़कर अभिवादन करना, या हाथ से खाना खिलाना, या हाथ जोड़कर कार्य करना। तो बताइए सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। हमारो जीवन त्रिमु कौशली का अर्थ है। इसका हमारा जीवन कठिन है, इसका अर्थ होगा यह हमारा जीवन निश्चल है, यह हमारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, यह मेरा जीवन पहाड़ी पर व्यतीत हो। तो बताइए हमारो जीवन त्रिमु कौशली का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका को सुबह कहाँ निकलना था? गंगटोक, इम्फाल, पणजी, या थुमथांग। जो लेखिका थे उनको कहाँ निकलना था? तो उनको निकलना था थुमथांग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लेखिका बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी? हिमालय, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, या कंचनजंगा। तो कौन सा पर्वत देखना चाह रही थी लेखिका? तो ये देखना चाह रही थी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 6, दुलारी का दरवाजा किसने खटखटाया? रामू ने, टुन्नू, रंभाबाई, या श्याम। तो किसने खटखटाया दुलारी का दरवाजा? तो ये खटखटाया था टुन्नू। तीज के अवसर पर दुलारी कहाँ गाने गई थी? सोनपुर मेला, बनारस, खोजवा बाजार, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गानी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसे कजली गाने में महारत हासिल था? दुलारी को, टुन्नू को, श्यामा को, या रंभा को। तो कजली गाने में महारत हासिल थी आपका दुलारी का, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सभी को इस प्रैक्टिस सेट में आनंद आ रहा है और प्रश्न अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग तैयार रहें। अगर आप सभी को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो कमेंट में बताएं। अगर किसी चीज़ का कमी है तो भी बताएं, अगले बार से हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे। कजली क्या है? एक तरह के लोकगीत है, एक तरह का
गीत लोकगीत है, भादो माह के तीज में गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 रनिया ला परमेश्वरी लोट दर घोड़े से घेवर बूंदिया दे माथे मोती का बिंदिया और किनारी में सारी के टाक सुन हली गोट रनिया। यह गाना किसके द्वारा गाया गया था। दुलारी के द्वारा, या श्यामा के द्वारा, या टुन्नू, या रंभा। तो कौन गाया था। तो ये गाया था आपका टुन्नू। क्वेश्चन नंबर 21 मैं क्यों लिखता हूँ क्या कहानी है, निबंध है, कविता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्यों लिखता हूँ यह एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 किसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तो रचना पैदा होती है। मधु कंकरिया, शिवपूजन सहाय, अज्ञे, या कमलेश्वर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 हिरोशिमा कविता के माध्यम से किसने अपनी बात को स्पष्ट किया। जयशंकर प्रसाद, शिवपूजन शाह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या अज्ञे। तो बताइए कौन बात को स्पष्ट किया है। तो ये स्पष्ट किया है आपका अज्ञे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 हिरोशिमा कविता अज्ञे के किस काव्य संग्रह में संकलित है। हरिओ करुणा प्रभाव में, चिंता, भगनदूत, इंद्रधनुष रोदे हुए थे। तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर ए हरिओ करुणा प्रभाव में। क्वेश्चन नंबर 25 सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, या बघेली। तो बताइए सूरदास की काव्य भाषा क्या है। तो सूरदास का काव्य भाषा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। सूरदास के प्रस्तुत काव्य चारपाद किस रचना से लिया गया। सूरसागर से, भरमर गीत से, सूरश्रावली से, या साहित्य लहरी से। तो बताइए किस पद से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका भरमर गीत से। क्वेश्चन नंबर 27 कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियां का संदेश भेजा था। उद्धव से, बलराम से, हारिल से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भेजे थे आपका उद्धव जी से, उद्धव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में काव्य की रचना की है। ब्रज तथा अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली, या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास ब्रज तथा अवधी भाषा में किए हैं। विनय पत्रिका तथा कविता वाली किस भाषा की रचना है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, या मैथिली। तो ये हो जाएगा आपका ब्रजभाषा से। रामचरित मानस का मुख्य छंद कौन सा। चौपाई, सोरठा, दोहा, रस। तो बताइए रामचरित मानस का मुख्य छंद चौपाई है, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सवाइये में किसके राशि रूप का वर्णन है। बलराम का, उद्धव का, नंद बाबा का, या श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण जी का। क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा। राधा का पायल, कृष्ण का पायल, बलराम का पायल, या उद्धव का पायल। तो किनका है। कृष्ण का पायल। क्वेश्चन नंबर 33 कौन श्रृंगार किनकिना रही है। कमर की करधनी,
पायल की करधनी, कृष्ण के पायल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन श्रृंगार किनकिना रही है? तो ये किनकिना रही है आपका कमर के करधनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आत्मकथ कविता की प्रवृत्ति कैसी है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी या प्रगतिशीलवादी? तो कैसी है? तो ये हो जाएगा आपका छायावादी। क्वेश्चन नंबर 35, आत्मकथ किस कवि की कविता? निराला की, मंगलेश डैरवाल की, जयशंकर प्रसाद या गिरजा कुमार माथुर? तो किनका है? तो ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की है? पाली, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत हिंदी फारसी, उर्दू फारसी हिंदी या संस्कृत उर्दू फारसी? तो बताइए कौन सी भाषा का शिक्षा प्राप्त की है? तो एक ये है आपका संस्कृत हिंदी फारसी। तो चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। आकाश में उमड़ते धुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं? चंचल, बेचैन, शांत, दुखी? तो ये बेचैन प्रतीत होते हैं। समस्त धरती किससे परेशान है? भीषण ठंड से, भीषण वर्षा से, भीषण गर्मी से या भीषण विनाश से? तो समस्त धरती परेशान है भीषण गर्मी से। धरती को कैसा बताया गया? गर्म और तप्त, शुष्क, विनाशक या प्रलयकारी? तो धरती को बताया गया गर्म और तप्त। किसे छूने से शेफालिसा के फूल झड़ने लगते हैं? हवा को, दंतुत मुस्कान को या जल को? तो ये हो जाएगा आपका दंतुत मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 41, एनिमेस देखना का अर्थ है रुक रुक कर देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना या इनमें से कोई नहीं? तो एनिमेस देखना का अर्थ है लगातार देखना। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? बच्चे की माता, बच्चे की दादी, बच्चे की बहन या बच्चे के भाई? तो ये बनते हैं बच्चे की माता। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया? मन की, सौंदर्य की, मनोविज्ञान की, सुख तथा दुख की? तो किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? तो ये दर्शाया आपका सुख तथा दुख की। अपने अतीत को याद करने से मन कैसा होता? दुखी, सुखी, चंचल या प्रसन्न? तो अपने अतीत को याद करने में मन दुखी होता है, इसलिए अपने अतीत को याद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, सुख दुख के पहिए की तुलना किससे की गई है? अंधेरी रात से, शरद पूर्णिमा की रात से, सिर्फ चांदनी रात से या चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से। क्वेश्चन नंबर 46, कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया? कन्या के पिता की पीड़ा को, कन्या के माता की पीड़ा को, कन्या के भाई के पीड़ा को या कन्या के बहन की पीड़ा को? तो बताइए किन की पीड़ा को बताया गया है? तो ये बताया गया है आपका कन्या के माता की पीड़ा को। माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया? पुत्र को, कन्या को, स्नेह को या ममता को? तो माता की अंतिम पूंजी कन्या को कहा गया। एक मरण धर्म और अन्य किनकी रचना? मंगलेश डैरवाल, ऋतुराज, स्वयं प्रकाश या तुलसीदास जी को? तो किनकी है ये? एक मरण धर्म और अन्य? तो यह ऋतुराज की है।
क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट, टाटा मैग्रा हिल, NCERT या शिवांगन प्रकाशन से। तो बताइए किस संस्था से जुड़े हुए हैं मंगलेश डबराल जी? तो ये जुड़े हुए हैं आपका नेशनल बुक ट्रस्ट से। गायन में मूक गायक का साथ कौन देता? संगीतकार, गायिका, संगीतकार या संगीतकार? तो बताइए मूक गायक का साथ कौन देता है? तो ये देता है आपका संगीतकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतकार। अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं? मूक गायक के छोटे भाई, चेले, रिश्तेदार, उपयुक्त सभी। तो संगीतकार अधिकांश यही लोग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? 2, 1, 3, 4। तो कस्बे में 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। क्वेश्चन नंबर 53, कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता था? नगर मंत्री, नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका? तो ये नगर पालिका के द्वारा कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 54, नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई थी? नेताजी के, गांधी जी, सरदार पटेल या गुरु जी के? तो नगर पालिका ने नेताजी की प्रतिमा लगवाई थी। नवाब साहब ने खीरे का रसावदान किस प्रकार किया था? खाकर, चाटकर, सूंघकर, देखकर? तो नवाब साहब ने खीरों का रसावदान सूंघकर किए थे। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, नवाब साहब ने खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया था? सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट? तो ये सभी बताए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया? जमीनी लोगों पर, सामाजिक लोगों पर, बनावटी लोगों पर या शिक्षित लोगों पर? तो बताइए किन लोगों पर कटाक्ष किए हैं? तो एक किए हैं आपका बनावटी लोगों पर। क्वेश्चन नंबर 58, कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? पिता, भाई या पिता और भाई के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी पिता और भाई के लिए उनके लिए लगाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 59, कामिल बुल्के के पिता का पेशा क्या था? कृषि, लेखन, वकालत या व्यवसाय? तो उनका पेशा था व्यवसाय। कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? सख्त और जिद्दी, नरम तथा मिलनसार, सख्त तथा नरम या इनमें से कोई नहीं? तो कामिल बुल्के की बहन थी सख्त और जिद्दी। अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिता जी कहाँ रहते थे? भोपाल में, मंदसौर में, जबलपुर या इंदौर? तो अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? आप सभी को बताना है। तो ये रहते थे इंदौर में। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, मन्नू भंडारी के पिताजी किस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे? जनता पार्टी, कांग्रेस, समता पार्टी, समाजवादी पार्टी? तो ये जुड़े हुए थे आपका कांग्रेस से। मन्नू भंडारी के पिता इंदौर से अजमेर क्यों गए? स्थानांतरण के कारण, शिक्षण उद्देश्य से,
आर्थिक समस्या के कारण, दंगों के कारण। तो ये गए थे अपना आर्थिक समस्या के कारण। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? 10, 13, 12, 15। तो 15 खंड में प्रकाशित है। द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठित किया? पूर्वी, अवधी, मगधी या खड़ी बोली? तो द्विवेदी जी किस भाषा को ब्रज भाषा की जगह प्रतिष्ठित किया है वो आप सभी को बताना है। तो एक किए हैं आपका खड़ी बोली को, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पंत को, प्रसाद को, निराला को या द्विवेदी जी को? तो ये जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित रचना है? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद असद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या पंडित जसराज? तो नौबत खाने में इबादत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 68, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से था? शहनाई वादन से, बांसुरी वादन से, गायन से या नृत्य से? तो उनका संबंध था आपका शहनाई वादन से। पंच गंगा घाट कौन सा मंदिर स्थित है? महावीर मंदिर, बालाजी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या सूर्य मंदिर? तो पंचगंगा घाट पर बालाजी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म कहाँ हुआ था? मिदनापुर, महिषादल में, रेडवा में या सोहाना ग्राम में? तो भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म हुआ था आपका सोहाना गांव में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोहाना ग्राम कहाँ स्थित है? पलामू जिले में, अम्बाला जिले में, मंदसौर जिले में या गोरखपुर जिले में? तो ये हो जाएगा आपका अम्बाला जिला में हो जाएगा। भदंत आनंद कौशल्यान के बचपन का क्या नाम था? राम भोला, नरेंद्र दत्त, हरनाम दास या मोहनदास? तो इनका बचपन का नाम था हरनाम दास, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हिरोशिमा की घटना में निम्न में किसका भयानतम दुरुपयोग है? विज्ञान का, प्रकृति का, उद्योग का या कल कारखाने का? तो ये हो जाएगा आपका विज्ञान का। विहायस का विपरीतार्थक शब्द है? इंद्र, समुद्र, उल्लास या आकाश? तो बताइए। विहायस का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका आकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, आदि से लेकर अंत तक, आदि से अंत तक लेकर उसको क्या कहते हैं? तदुपरांत, अधोपरांत, अनंत या आविर्भाव? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अधोपरांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। कौन सा वाक्य है? राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, अव्यय
विकारी शब्द, अभिकारी शब्द, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कार्यालय ज्ञापन में किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता? पहले, दूसरे, पांचवे या आखिरी? तो इन्हें लिखा जाता है पहले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? तो कौन सा संज्ञा है? तो इस संज्ञा हो जाएगा आपका क्रोध, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? हवा, वर्षा, आग, समाचार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है लिंग, वचन, कारक या तीनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग। क्वेश्चन नंबर 82, कोई बैठा इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कोई बैठा, कोई निश्चित नहीं है, कोई में निश्चित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा? चौगुना, नया, तीन, कुछ? तो गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा आपका गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी, नया। क्वेश्चन नंबर 84, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान? वह घर से गया तो उसका अलगाव हुआ, घर से दूर गया तो इसका मतलब अपादान हुआ। कोई चीज एक दूसरे से अलग होता वहां पे अपादान कारक होता। क्वेश्चन नंबर 86, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो बताइए किस कारक में है? तो ये हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास? तो तिरंगा में हो जाएगा आपका द्विगु समास। और द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक है कि उसमें पहला पद कोई संख्या होता है, जैसे इसमें तिरंगा में 3 है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 28, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं? जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता उसे अव्ययीभाव समास, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आग का नीर ढल जाना, इसका अर्थ क्या? मरते समय आंसू बहाना, निर्जल हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभव होना? तो इसका अर्थ है निर्जल हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करें। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना? तो इसका अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता? तो ये आता है आपका जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 93, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में
अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? गाय की, दूध की, देने की या किसी का नहीं? तो ये किसका विशेषता बता रही है? अधिक दूध की विशेषता बता रही है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द आप सबसे पूछा जा रहा है, तो बताइए पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका निर्धनता। दया, बुढ़ापा, दुर्घटना ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 95, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा नहीं है? मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, दाता, दानी, तेली, तेलिन। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा नहीं है, वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वागत। में आप सभी को समास बताना। तो क्वेश्चन नंबर 96 में बताइए कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 97, कमल नयन में कौन सा समास? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 98, अंधे के आगे रोना का अर्थ है निर्दय से दया की याचना करना, पश्चाताप करना, काम बिगड़ जाने पर दुखी होना या इनमें से कोई नहीं? अंधे के आगे रोना यानी निर्दयी से दया की याचना करना। अंधेरे का दीपक का अर्थ है अनपढ़ व्यक्ति, आशा का स्रोत, इकलौता पुत्र या शोषित को न्याय दिलाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा इकलौता पुत्र। और क्वेश्चन नंबर 100, संज्ञा के भेद लिखिए। हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। इसमें हिमालय कौन सा संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ये सभी इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ और सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।